हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स के इस सीरीज में आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्रिका के नवंबर महीने का करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इससे पहले हमने ऑलरेडी जो पिछले महीने का प्रतियोगिता दर्पण है उसका जो सीरीज है उसको कवर किया था। अगर आप में से किन्हीं ने नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप उसे देख सकते हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्रतियोगिता दर्पण का एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार कर दिए हैं सो दैट आपको कोई डिफ़िकल्टीज ना हो फाइंड आउट करने में। चलिए, तो अब बात रही इस मैगजीन की। तो इस मैगजीन में आज हम क्या कवर करने वाले हैं, एक तो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और उसके अलावे जो मिसलेनियस करंट अफेयर्स है उनको भी हम देखेंगे। अर्थात जो भी टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है उसको डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग का सपोर्ट अच्छा रहा तो आगे की जो सीरीज है उसमें मैं प्रतियोगिता दर्पण का, कई सारे स्टूडेंट ऐसा बोल रहे थे कि सर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो दिया हुआ रहता है, अर्थात जो कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है, आप उसको भी डिस्कस कर दीजिए। लेकिन देखिए, उसके लिए क्या होता है, आपकी सपोर्ट बहुत आवश्यक है। जब तक आप नहीं चाहेंगे, हम किसी भी चीज़ों को, कोई भी कंटेंट को अपलोड करने से पहले व्यूअर्स की थॉट्स एक बार सोचते हैं। सो अगर आपको लगता है रिक्वायर्ड है तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए, बिना समय गवाए हम आज के जो करंट अफेयर्स है उस पर फोकस करते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी किसी तरह का कोई सुझाव देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फील फ्री टू गिव द सजेशंस। देयर इज़ नो नीड टू हेजिटेट, हेजिटेशन करने की आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स इसी के लिए होता है, आप अपना सजेशन उसमें डाल सकते हैं। चलिए, तो पहला जो हमारे पास घटना है वो है राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत आज हम क्या देखेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत जो पहला न्यूज़ है प्रतियोगिता दर्पण नवंबर 2021 का, वो है उत्तराखंड व कर्नाटक के बाद गुजरात में भाजपा का नेतृत्व में परिवर्तन। यहाँ आप हेडिंग देख सकते हैं, उत्तराखंड व कर्नाटक के पश्चात गुजरात में भी भाजपा सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन। भूपेंद्र पटेल, ठीक है, याद रखिएगा गुजरात का सीएम कौन बन गए हैं, तो गुजरात का सीएम बने हैं भूपेंद्र पटेल, राइट। तो भूपेंद्र पटेल क्या बन गए हैं, गुजरात के सीएम बन गए हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा और हम डिटेल में देखें। यहाँ पर देख सकते हैं भूपेंद्र पटेल नए मुख्यमंत्री। तो गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने, भूपेंद्र पटेल। तो आपको मालूम ही होगा गुजरात के इससे पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो विजय रूपाणी जी थे। तो विजय रूपाणी की जगह पर भूपेंद्र पटेल 13 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन की अगर हम बात करें गुजरात से रिलेटेड, तो अब आपने देखा कि गुजरात के सीएम कौन हैं वर्तमान में, भूपेंद्र पटेल हैं, राइट। इससे पहले कौन थे, विजय रूपाणी थे। तो इससे पहले कौन थे, आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, करंट पूछता है स्पेशली अबाउट द सीएम। तो विजय रूपाणी को रिप्लेस करके भूपेंद्र पटेल वहाँ के मुख्यमंत्री बने और ये सब घटना कब हुआ था, 13 सितंबर 2021 को हुआ था। चलिए, अगर हम गुजरात की बात करें तो मैप में एक बार आपको देखना चाहिए कि कहाँ है गुजरात। तो यहाँ देखिए, ये जो रेड वाला पोर्शंस आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, दिस इज गुजरात, राइट। सो अब ये जो एरिया है ये क्या है, गुजरात है। आप यहाँ पूरा, ये भारत का मैप है, भारत के मैप में आप गुजरात को देख सकते हैं कि कहाँ पर है। नाउ कम्स टू द अनदर पॉइंट, गुजरात का राजधानी कहाँ है। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है, गांधीनगर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात के राज्यपाल कौन हैं, तो गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। एक चीज़ और यहाँ से मैं बता दूं कि अभी आपने देखा था कि भूपेंद्र पटेल सीएम बने, है ना। सीएम को ओथ कौन दिलवाता है, सीएम को ओथ कौन दिलवाता है। अगर आपको ऑप्शन में देना होगा उसको, तो उसको में दे देगा जज सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है। तो राज्यों के राज्यपाल का, राज्यों के प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है, तो वो होता है गवर्नर। तो इसीलिए
गुजरात के राज्यपाल कौन है वर्तमान में? आचार्य देवव्रत है। और आपने एक और चीज़ सुना होगा वहाँ फेमस जो है वो है गिर राष्ट्रीय उद्यान। एशियाटिक लायन आपने सुना होगा, एशियाटिक लायन, राइट। तो ये कहाँ फेमस है? ये है गुजरात, और एशियाटिक लायन ऑफ गुजरात फेमस है। और उसके लिए कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान है, राइट। गिर नेशनल पार्क ऑफ गुजरात इज फेमस फॉर एशियाटिक लायन। उसके अलावे आपने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी नाम सुना होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है ना। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। कौन से नदी पर है? नर्मदा नदी पर। सो इट विल बी आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक दिस कि स्टैचू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड ओवर द विच रिवर। तो कौन से रिवर पर हो जाएगा? नर्मदा रिवर। तो इतना न्यूज आपको इस पॉइंट से मिल गया। सो देखिए, एक छोटी सी न्यूज है, उससे एसोसिएटेड आप कई सारे न्यूज बना सकते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम में भी सफल होंगे। चलिए, तो अगला जो न्यूज है वो किससे संबंधित है? पंजाब से। पंजाब में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन, ठीक है। अब भी राजनीतिक अस्थिरता का दौर जारी। तो चूंकि कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि पंजाब में कांग्रेस सरकार को अपना मुख्यमंत्री चेंज करना पड़ा और वहाँ चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है, चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का शपथ दिलाया। और ये जो शपथ दिला रहे हैं यहाँ पर देखिए, जस्ट अभी हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सीएम को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए राज्यपाल, पहली पॉइंट। दूसरी चीज़, अब पंजाब के सीएम कौन हैं? तो सीएम हैं बनवारी लाल पुरोहित। तो अब आप क्वेश्चन पूछेगा कि सर कभी कभी हमने पढ़ा था कि हरियाणा का कैपिटल तो सर चंडीगढ़ है, क्या ये सही है? जी हाँ, कैपिटल की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ जो कैपिटल है वो हरियाणा का भी है और पंजाब का भी है। तो हरियाणा और पंजाब दोनों का जो कैपिटल है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में स्थित है। तो अभी तक आपने देखा कि पंजाब के नए सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, कैपिटल कहाँ पर है? तो चंडीगढ़, लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? तो लुधियाना। तो उससे पहले इतना इन्फॉर्मेशन देखने से पहले आपको देखना चाहिए था इसका मैप, राइट। ये आप जो रेड पोर्शन आप देख रहे हैं भारत के पूरे मैप में, जो हमारा प्यारा भारत है, उसमें आप यहाँ देखिए लोकेशन ऑफ पंजाब कहाँ पर है। सो क्या पंजाब इंटरनेशनली किसी के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। पंजाब किसके साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है? यहाँ पर देख रहे हैं, पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। सो पाकिस्तान शेयर्स इट्स बॉर्डर विद पंजाब। पंजाब का जो दोनों एरिया है, पाकिस्तान में भी पंजाब वाला एरिया है और ये दोनों टच करता है। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट, यहाँ देख रहा होगा पिक्चर आपको, उस पर बात करते हैं। तो अन्य इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। तो अगर हम रिवीजन के तौर पर बात करें तो चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के सीएम बने और वहाँ के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कैपिटल ऑफ पंजाब इज चंडीगढ़ एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पंजाब इज लुधियाना। लोकेशन आपने देख लिया। अब ये एक आपको दिख रहा होगा कुछ गोल्डन सा, ये पिक्चर है गोल्डन टेम्पल का, जिसको बार बार आप नाम सुनते होंगे। गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? तो गोल्डन टेम्पल कहाँ स्थित है? ये गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। और अमृतसर कहाँ पर है? पंजाब में। सो गोल्डन टेम्पल कहाँ है? पंजाब के अमृतसर शहर में। उसके बाद वहाँ का डांस एक फेमस है जिसको हम बोलते हैं भांगड़ा। क्या बोलते हैं? भांगड़ा। तो भांगड़ा डांस कहाँ का है? पंजाब का। और उसके बाद एक कुछ दिख रहा होगा, यहाँ भीड़ दिख रहा होगा, यहाँ कुछ सेना के जवान दिख रहे होंगे। सो ये क्या है? ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है और इसको बोला जाता है बाघा बॉर्डर।
क्या बोला जाता है? बाघा बॉर्डर। और ये बाघा बॉर्डर कहाँ है? ये भी अमृतसर में ही है। कहाँ पर है? अमृतसर में है। तो आपने 3 चीज़ें यहाँ एडिशनल और देखा, गोल्डन टेम्पल, अमृतसर, बाघा बॉर्डर। इट्स अ बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि यहाँ पर परेड होता है, जो आम जनता के लिए यहाँ पर देखने के लिए ओपन है। एंड इसके अलावा आपने देखा कि वहाँ का एक डांस फेमस है, दैट इज नोन एज भांगड़ा। चलिए, तो इस न्यूज़ से इतना ही। अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ क्या कह रहा है? अगला न्यूज़ है हमारा उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय की वर्ष 2021 की अखिल भारतीय रैंकिंग में आईआईटी मद्रास को ओवरऑल शीर्ष स्थान। तो एक चीज़ आपको मालूम होगा कि एक NIRF करके कोई चीज़ होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, NIRF रैंकिंग इसको बोलते हैं, NIRF रैंकिंग, राइट। इसका फुल फॉर्म पहले जानिए, उसके बाद इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। N फॉर होता है नेशनल, उसके बाद होता है I फॉर इंस्टीट्यूशनल, और R फॉर होता है रैंकिंग, एंड F फॉर होता है फ्रेमवर्क। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग एंड फ्रेमवर्क, ये इसका हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म। सो अब ये बोल रहा है NIRF, तो आपको क्या जानना चाहिए? ये पढ़ दिया आपने, देख लिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसके याद रखिएगा। 2-3 ऐसे फुल फॉर्म हैं जिसको आपको हमेशा याद होना चाहिए, जैसे NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, 2 बार बोलिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, नीति आयोग, ये सब का फुल फॉर्म हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दिस ऑल expanded forms are important for your competitive point of view. So you all are requested, please go through the expanded form of also, because if you are ignoring all these small questions, it will create a hurdle in your examinations. All of a sudden that expanded form will be asked by your examiner and you won't be able to expand that, because इतना क्लोज होगा ना कि वो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे NIRF का। अब आपको मालूम होना चाहिए कि ये कब से शुरू हुआ है। सो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 29 सितंबर 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था, और तब ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री कहलाती थी। अभी वो भी बताएंगे, बाद में बताएंगे। चलिए पहले ये 29 सितंबर 2015 को NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क वाज स्टार्टेड ऑन 29 सितंबर 2015। इसका काम क्या दिया गया था? It was adopted by Ministry of Education, Government of India to rank institutional of higher education in India. जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं उसको उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग प्रदान करना, राइट। उसमें टोटल 4 परफॉर्मेंस दिए हैं, वो मैं आपको अभी कवर करूंगा कि कौन कौन से परफॉर्मेंस है। तो सबसे पहले आपको देखना बेसिक सा क्वेश्चन कि NIRF का फुल फॉर्म। NIRF रैंकिंग कब से जारी किया जा रहा है? तो 2015 से, और 2021 में जो रैंकिंग NIRF का जारी हुआ है, यानी इंडिया रैंकिंग 2021 भी इसको बोला गया है। NIRF का जो रैंकिंग है दैट इज ऑल्सो नोन एज इंडिया रैंकिंग 2021, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है दैट इज इंडिया रैंकिंग 2021 के नाम से पब्लिश हुआ, और कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको पब्लिश किया। और ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो नंबर 1 पोजीशन पर कौन रहा? IIT मद्रास। तो इतनी चीज़ें बेसिक आपको मालूम होना चाहिए NIRF का रैंकिंग के बारे में। इसके अलावे भी हम चर्चा करेंगे, बट इतनी चीज़ तो मालूम होना चाहिए हर स्टूडेंट को। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 29 सितंबर 2015 को स्टार्ट किया गया था। 2021 में इंडिया रैंकिंग 2021 करके जारी हुआ। ये जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। ओवरऑल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो IIT मद्रास टॉप पर रहा, और ये लगातार तीसरा वर्ष था जब IIT मद्रास
NIRF रैंकिंग अर्थात इंडिया रैंकिंग 2021 में या इंडिया रैंकिंग में हमेशा टॉप पर रहा है। ओके, अब इसके अलावे अगर हम बात करें NIRF के बारे में तो और हमको क्या जानकारी मिल सकता है। तो अब आपको दिमाग में घुस रहा होगा कि सर ये बहुत सारे ऐसे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, क्या पहले से ही इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है या कुछ चेंज हुआ है? इसका पुराना नाम भी आप जान लीजिए। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का पुराना नाम क्या था? इससे पहले वाले जस्ट बात कर रहा हूँ। अभी शिक्षा मंत्रालय जो हो गया है, अभी क्या है वर्तमान में? शिक्षा मंत्रालय है ना। इससे पहले था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्या था? मानव संसाधन, यानी शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा HRD। ठीक है, HRD मंत्रालय बोला जाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मंत्रालय। ठीक है, सो इट वाज द ओल्ड नेम ऑफ शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, और वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। राइट, धर्मेंद्र प्रधान जो है वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। सो ओवरऑल की अगर हम रैंकिंग की बात करेंगे तो ओवरऑल रैंकिंग में IIT मद्रास नंबर 1, फिर उसके बाद ISC बेंगलुरु, ये जो बेंगलुरु है IISC इसको बोलते हैं, IISC बेंगलुरु। ठीक है, IISC बेंगलुरु नंबर 2 पर है, और IIT बॉम्बे जो है वो नंबर 3 पर। तो टॉप में यही है IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे टॉप 3 में है। महाविद्यालय या विश्वविद्यालय संस्थाओं को यह ऑल इंडिया रैंकिंग जो है 5 विभिन्न मानकों के आधार पर प्रदान किया गया है। और अगर हम उन मानकों की बात करें तो उन मानकों में पहला जो स्थान आता है वो होता है टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज का। मानक की अगर हम बात करेंगे तो मानक में हमारे पास क्या आ जाएगा? टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज का, जिसका कि 30% वेटेज रहता है। रैंकिंग देने की अगर हम बात करें, वैसे तो ये आपसे पूछने वाला नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही होता है, लेकिन आपको जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अगर आप UPSC के एग्ज़ाम दे रहे हों तो वहाँ तो ये खास करके पूछा जाएगा, कि वहाँ तो पूरा कंसेप्ट ही है ना, फैक्चुअल तो है नहीं। फैक्चुअल भी है 30% आप बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा कंसेप्ट ज़्यादा है वहाँ पर। यहाँ देखिएगा, टीचिंग जो पहला फैक्टर है, जो वेटेज जो दिया गया है, टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज का, तो टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज का 30% है। दूसरा है रिसर्च प्रोफेशनल प्रैक्टिस का। ठीक है, तो किसका है? रिसर्च प्रैक्टिस की अगर हम बात करें, यानी RP, रिसर्च प्रैक्टिस की अगर हम बात करें तो इसका भी 30%। तो टीचिंग लर्निंग और रिसोर्सेज का 30%, रिसर्च प्रैक्टिस का 30%। उसके अलावे तीसरा है GO यानी ग्रेजुएशन आउटकम, तो ग्रेजुएशन आउटकम का 20%। इसके अलावे चौथा है OI आउटरीच इंक्लूसिविटी, OI आउटरीच इंक्लूसिवनेस आप इसको बोल सकते हैं, इंक्लूसिविटी बोलिए इसको। OI का मतलब होता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, इसका फुल फॉर्म होता है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। एंड पांचवा जो हो गया वो होता है परसेप्शन, PR बोल सकते हैं, परसेप्शंस। सो आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी को 10% वेटेज है, और PR का भी यानी परसेप्शन का भी 10%। तो इस तरीके से 100% मार्क्स इन 5 फैक्टर पर दिया गया है। तो हो सकता है ऑप्शन ये भी बना दे कि विच वन ऑफ द फैक्टर्स वेर नॉट वाइल डिसाइडिंग द रैंकिंग, तो इस तरह का फैक्टर बना देगा। तो आपके पास TLR यानी टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज 30%, RP यानी रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस 30%, ग्रेजुएशन आउटकम यानी GO 20%, और उसके बाद आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी
OI आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी 10% और परसेप्शन 10%। सो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अब हम अगला न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। जो अगला न्यूज़ है हमारा वो संबंधित है जमीन से सतह में मार करने वाली MR-SAM मिसाइल की पहली फायरिंग यूनिट वायुसेना को सौंपी गई। वेरी गुड। आइए तो अब हम अगला जो न्यूज़ देखते हैं MR-SAM से है। क्या कह रहा है MR-SAM वाला न्यूज़? तो सबसे पहले तो अब ये दिमाग में आया होगा सर MR-SAM क्या है ना, और नहीं आया तो आना चाहिए। ठीक है, MR-SAM ये होता है, इस तरीके से होता है। ठीक है, ये मिसाइल है एक। तो MR-SAM जो है DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। राइट, किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO। तो अब आपको दिमाग में आ रहा सर MR-SAM का फुल फॉर्म क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ये क्या है? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज इज ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर। ये जो MR-SAM एयरफोर्स को हैंडओवर किया है, ये किसको हैंडओवर किया गया है? एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। DRDO के बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, लेकिन उससे पहले MR-SAM का फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। देयर आफ्टर व्हाट यू नीड टू नो, MR-SAM का रेंज कितना है जो एयरफोर्स को हैंडओवर किया गया? 70 किलोमीटर। सो ये आत्मनिर्भर भारत, आपने सुना होगा कि देश में आत्मनिर्भर भारत को मजबूती प्रदान करने के लिए अब देश में ही सब चीज विकसित किया जा रहा है। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का डेवलपमेंट DRDO के द्वारा किया गया और इसको हैंडओवर किया गया है। यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो श्री राजनाथ सिंह हैं। और MR-SAM यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज है 70 किलोमीटर एंड इट वाज हैंडेड ओवर टू एयरफोर्स एंड डेवलप्ड बाय DRDO। बस इतनी चीज़ें आप जान लीजिए। नाउ कम्स टू द DRDO। एक चीज़ आया होगा दिमाग में, DRDO यहाँ आपको दिया है। ओके, DRDO का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले तो ये DRDO का मतलब क्या है? DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRD ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है DRDO? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। DRDO कम्स अंडर विच मंत्रालय? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। राइट, तो DRDO का मतलब होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। इट वाज फॉर्म्ड, यानी इसका स्थापना की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना हुआ था 1958 में। ये डेट याद रखिएगा, इसका स्थापना हुआ था DRDO का 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसका कभी कभी मोटो भी पूछ देता है DRDO का। तो संस्कृत में इसका मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, ये इसका मोटो है। और वर्तमान में जो चेयरमैन हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। तो इतनी बातें आपको DRDO से जानकारी होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेता हूं DRDO के बारे में। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। दूसरी चीज, इसकी स्थापना हुआ था, हाँ उससे पहले यह कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह हैं। DRDO का स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस, संस्कृत में बलस मूलम विज्ञानम, और चेयरमैन है DRDO का वर्तमान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको DRDO के बारे में होनी चाहिए। चलिए अगला न्यूज, आइए देखते हैं अगला न्यूज क्या कर रहा है। ओके, वेरी गुड। नाउ कम्स टू द पॉइंट ऑफ द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
अगला न्यूज है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एक स्कीम है, ये मोदी गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है और यहाँ आप देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सबसे पहले किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा होगा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी एक स्कीम आया था पीएम जय जन आरोग्य योजना, पीएम जय आया था 2018 में। 23 सितंबर 2018 को ये लॉन्च किया गया था पीएम जय योजना। उसके 3 साल बाद, ठीक 3 साल बाद, यानी 27 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अब ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन क्या है, इसके बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है जो कि 7 से 8 मिनट का होगा वीडियो। आप जाकर उसे एक बार देख लीजिए, आपको वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में मिल जाएगा। आपको यहाँ से जो याद रखना है, अगर डिटेल में पढ़ना है तो वो जाके वीडियो देखिए, 7 मिनट्स का मात्र वीडियो है, उसमें पूरा डिटेल में कवरेज किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ये मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया 27 सितंबर 2021 को, ये डेट आपको मालूम होना चाहिए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बेसिकली एक क्या है, आपके हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करने वाला एक चिप संबंधित एक कार्ड जो कि आपको हैंडओवर होगा, और इसको डिटेल में आप वहाँ जाके पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं, अगला न्यूज़ क्या कर रहा है। अगला न्यूज़ जो हमारा है इसको देखने का प्रयत्न करते हैं, क्या है, जस्ट होल्ड ऑन। आपने देख लिया आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। उससे पहले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से पहले आपको जो मालूम होना चाहिए था वो किसको, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी पीएम जय योजना था, वो 2018 में 23 सितंबर को लॉन्च हुआ था। और उसके बाद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट कम्स टू द पॉइंट, देश में अपराधों की आंकड़ा पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की वर्ष 2020 की रिपोर्ट जारी। माय डियर फ्रेंड्स, नेशन में जो क्राइम होता है ना, क्राइम से रिलेटेड जो आंकड़ा होता है, ठीक है, अपराध से रिलेटेड जो आंकड़ा होता है वो एनसीआरबी के द्वारा जारी किया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो भी बोला जाता है। एनसीआरबी बोलते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, और यह अपराध संबंधी आंकड़ा जारी करता है। ये पॉइंट जो है, ये जो टॉपिक है, ये आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस जो भी लिख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इसमें क्या है, एक ओवरऑल मैं बता दूं कि एनसीआरबी जो होता है हर साल क्राइम से संबंधित रिपोर्ट जारी करता है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, राइट। तो अगर हम इसमें जो पूरा ओवरऑल अगर देखिएगा तो 2019 की तुलना में ये जो जारी है ना आंकड़ा, ये 2020 के लिए है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी चूँकि हमारा पूरा साल 2021 हुआ नहीं तो इसलिए पूरा साल का डाटा है नहीं इनके पास, तो ये 2020 का, 2019 के बाद 2020 का डाटा है। तो अगर हम कंपेरिजन करें 2019 और 2020 से, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का कहना है कि इसमें जो क्राइम में ना 31.9% की वृद्धि हुई है ओवरऑल। तो यानी क्राइम जो है, क्राइम का ग्राफ अगर बनाइएगा तो 2020 का क्राइम का ग्राफ ऊपर हो जाएगा 2019 की तुलना में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, तो ये है इसका मेन मोटो। तो इंडियन पैनल कोड जो होता है उसके तहत बहुत सारे केसेस दर्ज होते हैं और उससे संबंधित जो डाटा है वो कंपाइल करने का काम करता है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट इसमें दिए हैं जो आपको देखना चाहिए मेंस पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट था आपको मैंने बता दिया, रेस्ट ऑल आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक ब्लैंक स्लाइड हमने दे रखा था कि अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो वहाँ पर हम समझाते हैं। तो अब तक आपने देखा एमआर सैम के बारे में,
MRSAM में आपने देखा कि इसका रेंज 70 किलोमीटर था। ये लास्ट स्लाइड के लिए है और ये DRDO के द्वारा बनाया गया है और ये एयरफोर्स को हैंड ओवर किया गया। फुल फॉर्म होता है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, शॉर्ट में मैं लिख दिया मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, लिख लीजिएगा अगर चाहिए तो। इसके अलावे रेंज तो मैंने लिख दिया DRDO 1958 और एक G सतीश रेड्डी जी का नाम रखिएगा, राइट। G सतीश रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा आपने देखा था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, तो अपराध से संबंधित 2020 का जो रिपोर्ट है वह जारी किया गया। इन कंपैरिजन टू 2019 और 2020 की अगर हम बात करें तो क्राइम में ओवरऑल 31.9% का ग्रोथ हुआ है। इसको इस तरह से साइन ग्रोथ को दिखाते हैं और इस तरह से साइन डिक्लाइन को दिखाते हैं। तो ग्रोथ हुआ है तो 31.9% का ओवरऑल ग्रोथ। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो होता है वो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इतनी चीज़ें आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अगला जो न्यूज़ है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाला है। एक चीज़ आपने देखा था, इससे पहले हमने देखा था MRSAM के बारे में, है ना। इस स्लाइड से पहले हमने देखा था MRSAM का। अब फिर से एक मिसाइल DRDO जो है सतह से आकाश सरफेस टू एयर, ये भी है S2A लिख देते हैं, समझ जाइएगा। सरफेस टू एयर मार करने वाली नई पीढ़ी का आकाश मिसाइल का एक संस्करण आकाश प्राइम। तो पहले आपने नाम सुना होगा आकाश मिसाइल, राइट। आकाश मिसाइल का एक डेवलप्ड वर्जन है, इसको बोलते हैं आकाश प्राइम, आकाश P बोलते हैं। एंड दिट वाज डेवलप्ड बाय DRDO। ठीक है, आकाश प्राइम रेंज इसकी अगर हम बात करें तो 25 किलोमीटर, राइट। तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल है आकाश प्राइम और ये आकाश का एडवांस वर्जन है। आकाश मिसाइल का एडवांस वर्जन जो मिसाइल है उसको हम क्या बोलते हैं, आकाश प्राइम बोलते हैं। रेंज इज 25 किलोमीटर, डेवलप्ड बाय DRDO। DRDO के बारे में आपने देख लिया, बस इतनी चीज़ें, आगे बढ़िए। इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। नाउ कम्स टू द मध्याह्न भोजन योजना का नाम चेंज हो गया, है ना। मिड डे मील आपने सुना होगा, मिड डे मील का नाम चेंज हो गया भैया। यहाँ देखिए, अब पहले ये क्या था, मिड डे मील जाना जाता था, मध्याह्न भोजन योजना बोला जाता, मिड डे मील स्कीम। अब उसका नाम जो है मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज होकर के क्या हो गया, प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री पोषण योजना। इसके अलावा जो आपको जानना चाहिए कि मिड डे मील कब से स्टार्ट हुआ था, तो मिड डे मील हुआ था स्टार्ट 1995 से। याद रहेगा, मिड डे मील का नाम चेंज होकर प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया। क्या हो गया, मिड डे मील का नाम चेंज होकर के प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया। और प्रधानमंत्री पोषण योजना आप पूछेगा कि कब से लॉन्च हुआ है, तो ये 1995 से ही था। और इससे पहले प्रधानमंत्री पोषण योजना का नाम मिड डे मील स्कीम था। यानी मिड डे मील स्कीम वाज स्टार्टेड इन 1995 एंड नाउ नेम चेंज टू द प्रधानमंत्री पोषण योजना। बस इतनी चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें जानकारी है तो आप एग्जाम में प्रश्न बना देंगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी वायुसेना से हटाए जा चुके 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 विमान खरीदने के लिए अनुबंध। अब ये देखिए क्या होता है कि फ्रांस जो है अपना सेकंड हैंड मतलब फेज आउट कर दिया है। ये मिराज एयरक्राफ्ट को फेज आउट कर दिया है फ्रांस के द्वारा, फ्रांस सरकार के द्वारा मिराज एयरक्राफ्ट को फेज आउट कर दिया है। लेकिन भारत सरकार उसके 24 फेज आउट किए हुए सेकंड हैंड मिराज एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है। मिराज 2000 एक फाइटर जेट है और उसको भारत सरकार खरीद रहा है। ठीक है, तो मिराज 2000 क्या है, एक फाइटर जेट है, भारत सरकार उसको क्या कर रहा है, खरीद रहा है। और इसके खरीदने से के पीछे
क्या उद्देश्य है ये आपको मालूम होना चाहिए। भारत सरकार के पास मिराज 2000 है ना, लड़ाकू विमान मिराज 2000 भारत सरकार के पास है, लेकिन कई सारे एयरक्राफ्ट उसके ऐसे हैं जिसका कि पार्ट्स नहीं मिल रहा है। तो अब भारत सरकार क्या किया कि इसके फेज आउट किए हुए एयरक्राफ्ट को खरीदा और इसमें यूज किए हुए पार्ट्स को क्या करेगा, इंडिया में जो जहाज़ हैं जो ख़राब हो चुके हैं तो कुछ ऐसे पार्ट्स जो इससे मिल जाएगा उसको इसमें यूज करेगा, यानी रिड्यूस टू प्रोड्यूस करेगा, रिड्यूस टू प्रोड्यूस करेगा। समझ में आ रहा है। आपसे पूछेगा कहीं, मान लेते इंटरव्यू में गए हैं तो आपसे पूछेगा कि आपने सुना होगा कि फ्रांसीसी वायुसेना से हटाए जा चुके 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 भारत ने विमान खरीदे हैं, इसका पर्पस क्या है। तो इसका पर्पस यही है, एक एग्जाम्पल, छोटा एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ कि अगर आपके पास एक गाड़ी है, मान लेते हैं एक कोई भी गाड़ी ले लीजिए, एक 4 व्हीलर गाड़ी है, और उस 4 व्हीलर गाड़ी जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं चल रहा है कि उसमें एक स्मॉल पार्ट्स की ज़रूरत है और वो मार्केट में मिल नहीं रहा है, बिकॉज वो गाड़ी अब निकलना बंद हो गया। तो किसी व्यक्ति का सेकंड हैंड सेम कंपनी का गाड़ी है, उसमें वो पार्ट सर्विसेबल है और अवेलेबल है और वो बेच रहा है, यानी फेज आउट कर दिया, वो कबाड़े को बेच रहा है। तो अब आप क्या करेंगे कि उससे वो सौदा कर लेंगे और वो ले लेंगे अगर आपको सस्ता पड़ रहा है तो, ताकि ये अपने एयरक्राफ्ट को रिवाइव कर सकें, तो यानी अपनी गाड़ी को रिवाइव कर सकें। तो सेम फैशन में एयरफोर्स ने किया है, एयरफोर्स ने डील किया, 24 सेकंड हैंड मिराज 2000 विमान फ्रांस से खरीदे हैं। राइट, आई होप इतनी बातें याद रहेगी। इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि फ्रांस से कोई और एयरक्राफ्ट का डील हुआ था, तो उससे पहले हुआ था 36 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए। किसके लिए? 36 राफेल लड़ाकू विमान के लिए भी हमने फ्रांस से ही खरीदा था। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या कह रहा है। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर। सो आई होप पीछे वाले न्यूज़ को, जो मिड डे मील था आपने देख ही लिया, प्रधानमंत्री पोषण योजना हो गया था, उसके बाद सतह से सतह आकाश में मार करने वाली। एक बार अगर हम चलें तो ये हो गया। आई थिंक इसको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई दिक्कत हो कहीं तो बता दीजिएगा, हम आगे कवर कर लेंगे। ओके, नाउ कम्स टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। अब अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम चर्चा करें तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमारे पास जो पहला न्यूज़ है वो है अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार की घोषणा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया, और तालिबान में अगर हम बात करें तो मुल्ला हसन अंखूद जो है वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री, ये मुल्ला हसन अंखूद है जो कि तालिबान, अफगानिस्तान को हटाकर तालिबान पे कब्जा, ये अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा कर लिया और अपने आप को मुल्ला हसन अंखूद ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। तो इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए, इसका हम डिटेल आगे देख लेंगे। चलिए उसके बाद आपको मैं बता दूं अगला जो न्यूज़ है वो क्या है। भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के बारे में अगला जो न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ देखिए, तो इससे पहले आपने देखा क्या, अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार की घोषणा और मुल्ला हसन अंखूद वहाँ के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन गए हैं। उसके बाद अगला न्यूज़ आपने देखा कि भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। अब ये पहला क्यों बोला जा रहा है इसके बारे में भी हम बताएंगे। आपने सुना होगा कि कई बार सर 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हो चुका, लेकिन आप पहला क्यों कर रहे हैं। पहला इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ 2021 में हम पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किए हैं। 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में क्या होता है कि दो मंत्री दोनों देशों का होते हैं, दो मंत्री दोनों देशों को होते हैं और उस पर जो भी पॉइंट्स है अपना डिस्कस करते हैं। तो इस मीटिंग की अगर हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का 2+2 जो पहला बार हुआ है 2021 में,
इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया की ओर से ऑस्ट्रेलिया का विदेश मंत्री मैरिसे पायने तथा वहां के रक्षा मंत्री पीटर ड्यूटन ने भाग लिया था। दो मंत्री कौन कौन आए थे? वहां के विदेश मंत्री मैरिसे पायने और रक्षा मंत्री अर्थात डिफेंस मिनिस्टर पीटर ड्यूटन ने भाग लिया था। वहीं भारत की ओर से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर तथा रक्षा मंत्री डॉक्टर श्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था। माफ कीजिएगा, इन रक्षा मंत्री कौन है? श्री राजनाथ सिंह, राइट। सो भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया था। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। तो सबसे पहले तो आपसे पूछेगा कोई कि सर 2+2 वार्ता क्या होता है? यानी दो मंत्री, दोनों देशों के दो मंत्री पार्टिसिपेट लेते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार था 2021 में, जब भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों 2+2 मीटिंग में भाग लिए थे। और ये संपन्न हुआ कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुआ कहाँ पर? तो 2 शहर ऑस्ट्रेलिया का दे देगा, 2 शहर इंडिया का दे देगा। सो न्यू दिल्ली में यह संपन्न हुआ। अब इसको हम थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं कि क्या भारत कभी ऑस्ट्रेलिया के अलावा और अन्य देश हैं जिससे के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता किया है? तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ। सबसे पहले भारत ने अमेरिका के साथ 2018 और फिर 2019 में भी किया था। तो भारत ने स्टार्ट किया था अमेरिका के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। उसके बाद जापान के साथ, यानी अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी आपको, देखिएगा। ओके, इंडिया यहां कर दीजिए, इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, 2+2, ठीक है। अमेरिका के साथ 2018 में स्टार्ट किया था, जापान के साथ 2019 में और ऑस्ट्रेलिया के साथ 2021 में। और ये पहला स्तर ये था। और इससे पहले जापान में अमेरिका में 2018 में भी हुआ, 19 में हुआ और 20 में हुआ, 19 और 20 में भी हुआ और 19-20 में जापान के साथ भी हुआ, राइट। तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में क्या होता है? 2 मंत्री दोनों देशों को होते हैं और उस मीटिंग पर चर्चा करते हैं। तो भारत का 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की अगर हम बात करें तो 3 देशों के साथ होता है, वो है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा चौथा देश से भी भारत कोशिश कर रहा है कि 2+2 मंत्री स्तरीय बैठक किया जाए, और वो है रसिया। अगर चौथा देश जो होगा वो होगा रसिया, बट अभी ये फाइनल नहीं हुआ है। सो 3 देशों के साथ ये हो गया। इतनी बातें याद रहेगी, कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट न्यूज हमारा क्या था? उत्तर कोरिया के बारे में था। तो नेक्स्ट न्यूज जो है वो उत्तर कोरिया के बारे में है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में ट्रेन से ना, चलती हुई ट्रेन से फायर कर दिया मिसाइल को, ठीक है। ट्रेन के बोगी से देख रहे हैं कितना उत्तर कोरिया मिसाइल डेवलपमेंट में बहुत आगे निकल चुका है। तो इसको ट्रेन का बोगी कंसीडर कर लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअल ट्रेन नहीं है बट कंसीडर इट। ओके, तो चलते हुए ट्रेन से उत्तर कोरिया ने क्या कर दिया? बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बैलिस्टिक मिसाइल का क्या किया है? सफल परीक्षण किया है, और जिसका रेंज है 1500 किलोमीटर। मारक क्षमता देखिए कितना है, 1500 किलोमीटर। रेलवे से चलने वाले मिसाइल रेजिमेंट डेवलप कर रहा है, ठीक है। उत्तर कोरिया का राजधानी क्या है? प्योंगयांग। और उत्तर कोरिया के शासक कौन है? किम जोंग उन। किम जोंग उन उत्तर कोरिया के शासक हैं। उत्तर कोरिया का राजधानी है प्योंगयांग। बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है ट्रेन से, और यह रेलवे से चलने वाला मिसाइल रेजिमेंट बना रहा है। इतनी बातें ध्यान में रहेगा। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा एक ये कि जैसे ही उत्तर कोरिया मिसाइल फायर करता है, मिसाइल टेस्टिंग करता है, तो दक्षिण कोरिया भी मिसाइल टेस्टिंग कर दिया। और उसका सेम ऐसा देखा गया है इस बार
कि उत्तर कोरिया जैसे फायर किया उसके बाद दक्षिण कोरिया ने टेस्ट कर दिया। तो ये दोनों जो है अस्त्र के रेस में हैं, लगे हुए हैं। और उत्तर कोरिया, खास करके उत्तर कोरिया के जो शासक है किम जोंग उन, वो मिसाइल डेवलपमेंट में काफ़ी। अगला जो न्यूज़ है हमारे पास वो है ब्रिक्स से। ब्रिक्स का जो 13वां समिट हो रहा है ना, 13 समिट ऑफ ब्रिक्स। तो पहले क्या होता था, हर देश में आयोजन होता था, लेकिन ड्यू टू द कोविड प्रोटोकॉल ये वर्चुअली किया जा रहा है। आजकल सारे मीटिंग मैक्सिमम वर्चुअली किए जा रहे हैं। हालांकि अभी G20 शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री रोम पहुंच चुके हैं। और हमने कल भी कम्युनिटी पेज पर एक अपडेट किया था कि जो 13 हम आपकी जगह 16th, ठीक है, जो 16th G20 समिट है, 13वां ये ब्रिक्स है, 16th G20 समिट है, वह कहाँ होने जा रहा है, तो इटली, ठीक है। और इटली के कहाँ, रोम में, ठीक है। और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए मोदी जी वहाँ रवाना हो चुके हैं। तो एनीवे ये न्यूज़ हम बाद में भी कवर कर लेंगे। और हमने कम्युनिटी पेज को फॉलो कीजिए, उस पर हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक भी जीके का क्वेश्चन डालते हैं, उसको सोल्व कीजिए, आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में भी आप अपना आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या है सर, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। करंट सेक्शन में हमने उस पर भी एक टारगेट बना रहा है कि जितने भी मैं कम्युनिटी पेज पर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर वीकली मैं अपडेट कर दिया करूँ, सो दैट आपको आंसर उसका मालूम चल, एग्जैक्ट मालूम चले। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि गलत आंसर देने वालों की संख्या जो है वहाँ पर ज़्यादा होता है, और यूट्यूब ने अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं लिया है कि एक आंसर का भी बॉक्स होना चाहिए, राइट, जो बाद में दिखे, ठीक है, जो बाद में अपडेट हो, तो उसका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होगा तो बात की बात है। लेकिन उससे पहले मैं कोशिश करूँगा कि उस प्लेटफॉर्म पर उसका राइट आंसर दिख जाए आपको। एनीवे अब अभी जो आपको देखना है वो ये कि ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन भारत की मेज़बानी में हो रहा है। सो अगर आपसे पूछता है कि ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन का मेज़बान देश कौन था, तो भारत था। और चूंकि वर्चुअली हो रहा है तो इसीलिए ज़्यादा भारत को दिक्कत भी नहीं हो रहा है ना ऑर्गेनाइज करने में, और इसीलिए पेपर में भी आपको नहीं दिखा होगा। तो वर्चुअली ब्रिक्स का 13वां शिखर सम्मेलन भारत के द्वारा। ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स में होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। कौन कौन से देश हैं, ब्राज़ील, रसिया, ठीक है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चीन और दक्षिण अफ्रीका, राइट, BRICS, इसको 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री हैं, राइट। और ब्रिक्स की अगर हम पहला सम्मेलन की बात करें तो ब्रिक्स का पहला सम्मेलन, ये क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन की अगर हम बात करें तो 16 जून 2009 को हुआ था। ये रूस में हुआ था। रूस के एकाटेरिनबर्ग है, रूस का एकाटेरिनबर्ग है जहां पर पहला शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का हुआ था, ब्रिक्स में। तो अब एक कंसोलिडेट करते हैं। ब्रिक्स ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, 5 देशों का ग्रुप है। और इन 5 ग्रुप देशों में इस बार 13वां शिखर सम्मेलन जो है 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में वर्चुअली रूप से किया गया, राइट। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन, ये 4 देश ऐसे थे जिसके विदेश मंत्रियों के द्वारा सितंबर 2006 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान आपसी टॉक हुआ और ब्रिक्स नाम से इस समूह का रूपरेखा ड्राफ्ट किया गया था। दक्षिण अफ्रीका अगर पूछता है कि इसमें सबसे लेटेस्ट जो जुड़ा हुआ है वो दक्षिण अफ्रीका है, और दक्षिण अफ्रीका को 2011 में जोड़ा गया था इसमें। तो फाउंडिंग 4 ही थे, ये 4, ब्राज़ील, रूस और इंडिया एंड चाइना, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका को 2011 में जोड़ा गया, राइट। थीम की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थीम तो मैं लिख देता हूँ, हो सकता है आपको यहाँ दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने का। ओके, अब आपको दिख रहा होगा, राइट। ये वाला न्यूज़ थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ये कर दिया। 9 सितंबर 2021 को भारत की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से 13वां शिखर सम्मेलन संपन्न।
ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्री ने सितंबर 2006 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान अपनी बातचीत में ब्रिक्स नाम का इस समूह की रूपरेखा तैयार किया था। बाद में दक्षिण अफ्रीका को भी अप्रैल 2011 में चीन में अर्थात सानिया में हुए शिखर सम्मेलन के दौरान, चीन में जब शिखर सम्मेलन हो रहा था तो उसको दक्षिण अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया। इस बार का थीम है ब्रिक्स @15, इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के लिए निरंतरता, समेकन और आम सहमति। सो दिस इज द थीम्स, ये याद रखिएगा, ब्रिक्स @15, ब्रिक्स @15 और उसके बाद याद रखिएगा इंट्रा ब्रिक्स सहयोग के लिए निरंतरता, समेकन और आम सहमति। टोटल 5 देश। ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। कौन है? जेयर बोल्सोनारो। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। और वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामफोसा। कौन है? सिरिल रामफोसा। इसके बाद भी एक चीज़ आपको यहाँ जो ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए, ये आपको जानना चाहिए, वो क्या कि संयुक्त वैश्विक हिस्सा की अगर हम बात करें, पूरा ग्लोबल में इस पांचों का क्या हिस्सा है उसकी अगर हम बात करें तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर डाटा अगर आप कहीं इंटरव्यू और मेंस में पूछता है तो वहाँ आप लिख सकते हैं कि संयुक्त वैश्विक हिस्सा की बात करें तो जनसंख्या में इन पांचों कंट्री का जो हिस्सा है, पांचों कंट्री को अगर मिला दीजिएगा, पांचों कंट्री को यहाँ पर आप देख सकते हैं, पांचों कंट्री को मिला दिए तो 41% हिस्सा इन 5 देशों का है। वहीं जीडीपी की अगर हम बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो वर्ल्ड का 24% जो जीडीपी है ये 5 कंट्री लीड करते हैं। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 29.3% क्षेत्रफल ब्रिक्स कंट्री शेयर करता है। और ट्रेड की अगर हम बात करें तो 16% विश्व का व्यापार इन 5 देशों के द्वारा किया जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इससे जानना चाहिए। रेस्ट ऑल आपको पीटी में नहीं पूछेगा। तो 13वां शिखर सम्मेलन आपने देख लिया। और 14वां, अगर एक चीज़ थोड़ा सा इसका और हिस्ट्री में बताना चाहूँगा यहाँ पर, जो कि अभी कभी इस तरह का प्रश्न पूछ देता है, तो थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि 12th जो हुआ था वो कहाँ हुआ था। 13वां तो आपने देख लिया, 12वां किसके अध्यक्षता में हुआ था। तो देखिए ये चक्र चलता है। अभी कौन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। अभी कौन कर रहा है? भारत। तो भारत के पहले कौन क्या होगा? रूस। तो यानी 12वां रूस के द्वारा। इससे पहले कौन किया था? एक जो ब्रिक्स है ना, एकदम सीक्वेंस में चलता है, BRICS। इंडिया के पहले कौन है? रूस। तो रूस किया था अध्यक्षता इसका 12वां 12th, ठीक है। तो रूस ने इसका मेजबानी ऑनलाइन संपन्न किया था। उसके पहले हुआ था ब्राज़ील के द्वारा, जो एक्चुअल में हुआ था ब्राज़ीलिया में, ठीक है। तो 11th जो ब्रिक्स समिट हुआ था वो ब्राज़ील के द्वारा, 12th रूस के द्वारा, 13th भारत के द्वारा, तो 14th किसके द्वारा हो जाएगा? चीन के द्वारा, और 15th किसके द्वारा हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। ये सीक्वेंस रहेगा, राइट। चलिए आगे वाला न्यूज़ देख लेते हैं। एक और शब्द जो चर्चा में था वो यहाँ देख लीजिएगा, ऑकस। ऑकस क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में, हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक एरिया जो है, ठीक है, ये वाला एरिया, इधर वाला एरिया जो है इंडो पैसिफिक एरिया। तो इंडो पैसिफिक एरिया में शक्ति संतुलन हेतु अमेरिका, ब्रिटेन व ऑस्ट्रेलिया का एक नया गठबंधन हुआ है जिसका नाम दिया गया है ऑकस। तो आपसे पूछ देगा, AUKUS होता है, क्या है? ऑकस, AUKUS, ऑकस। ऑकस में कितने देश हैं? ऑकस में कितने देश हैं? ठीक है, तो ऑकस में है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिए यह एक नया गठबंधन बनाया। और यह गठबंधन कब बना था? 15 सितंबर 2021 को बनाया गया है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति आपको मालूम है कौन है? जो बाइडेन। तीनों देशों को, प्रधानमंत्री को भी देख लीजिए एक बार, होल्ड कीजिए। ओके, सो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम याद रहना चाहिए आपको, जो बाइडेन, ठीक है। उसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन।
तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन एंड ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन्स, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन्स, इन तीनों ने संयुक्त रूप से ऑकस का घोषणा किया था। राइट, किसका? ऑकस का घोषणा किया है। और त्रिपक्षीय संगठन है यह, जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल है। और ये किस लिए है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बनाने के लिए। राइट, इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो न्यूज है वो है संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों के परिषद की शिखर बैठक से। चलिए अगला न्यूज देख लेते हैं। अगला न्यूज आपको दिखाता हूं, संघाई से है। यहां देखिएगा, ठीक है। सो यहां देखिए ये चीज, संघाई सहयोग संगठन। संघाई पर हमने कई सारे वीडियो बनाए हैं, इसको प्लीज़ देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो संघाई सहयोग के राष्ट्र अध्यक्षों का जो बैठक हुआ, 21वीं बैठक था ये, और यह बैठक 17 सितंबर को तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में, ठीक है, कहाँ प्रश्न ये हुआ, हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया। ठीक है, तो हाइब्रिड प्रारूप में करने का मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। यहाँ देख रहे हैं एक ही पिक्चर में आपको सारे दिख जाएंगे। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया। तो आयोजन करता कौन था? तजाकिस्तान की राजधानी दुशानबे में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया गया। और इसका अध्यक्ष देश कौन सा हो गया? तजाकिस्तान हो गया। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो महामहिम इमोमाली रहमोन है। महामहिम इमोमाली रहमोन है, ठीक है, ने दुशानबे में भारत की प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया था। दुशानबे में कौन गए थे? तो इसका प्रतिनिधित्व जो है भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के माध्यम से शिखर सम्मेलन आयोजित किया। कहने का मतलब यह है कि वहाँ भी लोग गए थे दुशानबे में, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी लोग पार्टिसिपेट किए थे। सो वहाँ जो रिप्रेजेंटेटिव भारत की ओर से गया था वो था डॉक्टर एस जयशंकर जी ने गया था, और जो भारत के विदेश मंत्री हैं, और वहीं भारत की ओर से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टिसिपेट किए थे वो थे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। राइट, तो एससीओ के 21वीं बैठक जो है, संघाई सहयोग संगठन एससीओ को होता है, और इसके राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक तजाकिस्तान के द्वारा आयोजन किया गया। राइट, अगर हम इस आयोजन की हम बात करें तो इस आयोजन में आतंकवाद पर बात हुआ, जिसमें कि जीरो टॉलरेंस की बात कही गई है, कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करने की बात कही गई है, ये सारे मुद्दों पर बातें चली है। अगला न्यूज आप देख रहे होंगे राइट साइड में, विश्व के सर्वाधिक प्रभावी 100 व्यक्तियों की टाइम मैगजीन पत्रिका में 2021 की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 3 भारतीय शामिल। ठीक है, तो भारत की ओर से इस बार जो टाइम मैगजीन 2021, टाइम मैगजीन एक बिजनेस पत्रिका है वहाँ का, अमेरिका का, और ये टॉप 100 यानी इफेक्टिव इम्पैक्टिक 100 पीपल का एक लिस्ट जारी करता है। ठीक है, प्रभावशाली 100 व्यक्तियों का लिस्ट जारी करता है, और ये वर्ष 2021 की सूची में भारत की ओर से 3 व्यक्ति हैं। और वो 3 व्यक्ति कौन कौन हैं उनका जैसा फोटो मैं दिखा देता हूँ आपको, वो कौन कौन से 3 व्यक्ति हैं, क्योंकि देखना आपको ज़रूरी है। पिक्चर में आप देखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, यहाँ नहीं है, एनीवे दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड कीजिए। ओके, कम्स टू द पॉइंट, यहाँ देख लीजिएगा, जस्ट होल्ड ऑन। ये देख रहे हैं, भारत की ओर से 3 टॉप 100 में टाइम मैगजीन के द्वारा जो लिस्ट में दिया गया, और नरेंद्र मोदी, पूनावाला नाम सुने होंगे, कोविशील्ड वैक्सीन, और ममता बनर्जी बंगाल के सीएम। तो ये मात्र 3 व्यक्ति का नाम जो है टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्ति में भारत की ओर से जो नाम दिया गया था। कोई दिक्कत? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, इतना खास नहीं है, बस ये जान लीजिए 3 व्यक्ति कौन कौन हैं, और आगे बढ़ते हैं। अगला जो न्यूज़ आप देखेंगे, मोदी जी जो है घूमने में विश्वास करते हैं। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा उनका भी न्यूज़ कवर कर देते हैं। वेरी गुड, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट न्यूज़। अगला जो न्यूज़ है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। ठीक है, तो
तो ये अमेरिका यात्रा इनका था 22 से 25 सितंबर, ये डेट याद रखिएगा। बिहार वालों तो खास करके याद रखिएगा, बीपीएससी यही सब डेट पूछता है। बिहार दरोगा वाला एग्ज़ाम कब है? 23 दिसंबर को, और बीपीएससी वाला 23 जनवरी को, ठीक है, 23 जनवरी 2022, और ये 2021। तैयारी कर लीजिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा 22 से 25 सितंबर, डेट याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले लगभग 2 वर्षों में यह दूसरी उनकी विदेश यात्रा था, ठीक है। और कोविड-19 महामारी की लहर के बीच में नवंबर 2019 में ब्राज़ील की यात्रा के पश्चात 2021 में यह यात्रा किया था, और इससे पहले एक संक्षिप्त यात्रा बांग्लादेश में भी उन्होंने किया था, ठीक है। तो एनीवे दैट्स नॉट मैटर। आपने देखा कि अमेरिका का जो यात्रा था वो 22 से 25 सितंबर 2021 में संपन्न हुआ था। डेट ही पूछता है जनरली, कुछ खास अगर रहेगा तो आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो खास वो ये है थोड़ा सा कि वहाँ गए और जाने के बाद मोदी जी जो हैं बाइडेन साहब से मिले, जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इन दोनों की मुलाकात हुई। कई सारे ऐसे बिंदु थे जिस पर चर्चा हुई थी। तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र सभा में, जनरल असेंबली में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन असेंबली में इन्होंने अभिभाषण भी दिया, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप यहाँ देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा को 76वें सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र में मोदी जी भाग लिया और वह 25 सितंबर को पार्टिसिपेट किया। तो ध्यान दीजिएगा, 76th यूनाइटेड नेशन असेंबली को पार्टिसिपेट किए थे मोदी जी 2021 25 सितंबर 2021 को। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया व भारत के चतुर्भुज संगठन क्वाड का शिखर सम्मेलन वाशिंगटन में संपन्न हुआ। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्वाड का इसका फुल फॉर्म होता है, चतुर्भुज संगठन जो है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी, ठीक है, डायलॉग। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग इसका फुल फॉर्म है, और इसका मीटिंग जो है वाशिंगटन में संपन्न हुआ। ये यहाँ पर आप देखते हैं अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत है इसमें। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, और जापान में अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो कौन हैं? तो ये हैं योशिहिदे सुगा। तो योशिहिदे सुगा जो हैं उनकी जगह पर अभी नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उनको बताऊंगा मैं अगला न्यूज़ में। तो ये तत्कालीन जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे योशिहिदे सुगा, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस क्वाड मीटिंग में। अभी चेंज हो गया, जापान के पीएम जो हैं चेंज हो गए हैं, आपको दिखाऊंगा। ये हैं, देखिए यहाँ पर, ये वाला जो न्यूज़ आएगा तब मैं कवर करूँगा। तो जापान के पीएम चेंज हो गया। तो अभी क्या है, क्वाड मीटिंग। क्वाड में कितने कंट्री? 4 में कौन कौन? इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, चारों देशों का हेड को याद रख लीजिएगा। अगला न्यूज़ चाहिए, देख लेते हैं। वेरी गुड, अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है। अगला न्यूज़ है योशिहिदे सुगा का त्यागपत्र, ठीक है। योशिहिदे सुगा ये हैं योशिहिदे सुगा, और इन्होंने, ये हैं योशिहिदे सुगा, यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और इनके जगह पर अब जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए। इनका नाम है फूमियो किशिदा, ठीक है। क्या है? फूमियो किशिदा, फूमियो किशिदा, राइट। तो जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? नाम याद रखिएगा, फूमियो किशिदा। 2 बार बोलिए, फूमियो किशिदा। फूमियो किशिदा जापान के नए प्रधानमंत्री बन गए। वेरी गुड। 4 अक्टूबर को इन्होंने शपथ ग्रहण कर लिया, राइट। आगे बढ़े, अगला न्यूज, ये उतना तो कुछ है नहीं, तो सुगा की जगह पर फूमियो किशिदा आ गए, है ना। अगला न्यूज़ अब क्या है वो देखिएगा।
नवीनतम सामान्य ज्ञान। आइए, नवीनतम सामान्य ज्ञान में क्या है? सबसे पहला जो न्यूज है आपका वो है LIFE। पहला न्यूज रिलेटेड विद LIFE। तो LIFE में क्या है? लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट। लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला एक विधिक संगठन है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, LIFE क्या है? पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाला एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में इसके काम को देखते हुए वर्ष 2021 को राइट लाइवलीहुड पुरस्कार के लिए चुना गया। तो लाइफ जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट वर्क्स अंडर द एनवायरनमेंट सेक्टर्स, और इसको 2021 के लिए राइट लाइवलीहुड पुरस्कार के लिए भी चुना गया। अगला न्यूज जो है अपॉइंटमेंट में न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष हो गए, यानी NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने गए हैं? न्यायमूर्ति M वेणुगोपाल। सरकार ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलीट ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के पद पर M वेणुगोपाल को नियुक्ति कर दी है। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला क्या है? यहाँ देखिएगा, भारत के वायुसेना के चीफ चेंज हो गए हैं। तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, ये हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, और ये RKS भदौरिया, एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया का स्थान लिए। तो भारत के नए वायुसेना अध्यक्ष बन गए हैं एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। अगला जो न्यूज़ है वह अरविंद केजरीवाल जी से संबंधित है। तो ये आम आदमी पार्टी के संयोजक नियोजित हुए, नॉट रिक्वायर्ड। ये एग्ज़ाम आप में आपके पूछेगा, ये पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक न्यूज़ यहाँ पर देखिएगा, इकबाल सिंह लालपुरा को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किन्हें चुना गया? इकबाल सिंह लालपुरा को चुना गया। इसके अलावे जो है इकबाल सिंह लालपुरा को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हैं इकबाल सिंह लालपुरा, और इनको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद है मुनु महावर, मालदीव के उच्चायुक्त, नहीं पूछेगा राजदूत, ठीक है। इसके अलावे अभी आपको मैं एक चीज़ दिखा दूं कि 4 राज्यों में राज्यपाल चेंज हुए थे, ठीक है। तो मणिपुर, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तराखंड के राज्यपाल जो है चेंज हुए थे अभी हाल ही में। इसके अलावे अब हम बात करते हैं जो ऑल इम्पॉर्टेंट है, उसकी हम बात करेंगे। सिर्फ अवार्ड्स चलते हैं। चलिए, तो अवार्ड सेक्शन के अंतर्गत अगर हम बात करें अवार्ड्स की, तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार एग्जाम में वैसा कुछ खास पूछा नहीं जाता है। तो 24 भाषाओं में मैं जो इम्पॉर्टेंट है उसमें हम आपको बात कर लेते हैं। देखिए, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, तो आपको क्या जानना चाहिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के बारे में, कि अंग्रेजी और नेपाली सहित टोटल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। बस ये जानिए, टोटल 24 लैंग्वेज में यह पुरस्कार दिया जाता है। अनुवाद पुरस्कार जो है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है वो 24 लैंग्वेज के लिए दिया जाता है, जिसमें अंग्रेजी और नेपाली शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें केंद्रीय हिंदी संस्थान के लिए हिंदी से भी सम्मान, नॉट रिक्वायर्ड। ये तो ऐसे बहुत सारे अवार्ड हो जाएंगे। अगर इस तरह का अवार्ड पढ़ते रहेगा छोटे मोटे, तो आप याद करते करते पूरा समय बीत जाएगा। आइए देखते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार को। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश के 11 चुनिंदा वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो अब आपको जो ध्यान में रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो साइंस के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? विज्ञान के क्षेत्र में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है, और इस बार 11 वैज्ञानिकों को यह दिया गया। इसमें 11 वैज्ञानिकों का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं। अगर देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं, एक बार गो थ्रू हो सकते हैं, वैसे नॉट रिक्वायर्ड। अगला जो पुरस्कार है वह है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बस ये याद रखिए किस
क्षेत्र में दिया जाता है। तो शांति स्वरूप, यहाँ लिख देता हूँ, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में। और अगला पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है, वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। बस ये देखिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, वो नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है, नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार यह पुरस्कार एमएनएस को दिया गया है। एक एमएनएस है, एमएनएस का मतलब होता है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के उप महानिदेशक हैं ब्रिगेडियर एस.बी. सरस्वती। कौन है? ब्रिगेडियर एस.बी. सरस्वती। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रिगेडियर एस.बी. सरस्वती को यह नर्सिंग पुरस्कार के लिए चुना गया, जो कि देश के सर्वोच्च फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। तो आपको मालूम चल गया कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में यानी विज्ञान के क्षेत्र में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में, राइट। इसके अलावे जो आपको जानना चाहिए वो क्या, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 भारत का लाइफ संगठन भी पुरस्कृतों में शामिल। तो इससे पहले हमने देखा था, है ना, ये न्यूज़ को हमने देखा ना, लाइफ को जब कवर कर रहे थे तो आपने देखा राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 शामिल किया गया। और उसमें भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन था, वो किसका नाम था, लाइफ, ठीक है, लीगल इंस्टीट्यूशन फॉर, क्या इसका फुल फॉर्म है, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, राइट। तो इसको भी भारत की ओर से राइट लाइवलीहुड पुरस्कार 2021 के लिए लाइफ ऑर्गेनाइजेशन को चुना गया, जो कि पर्यावरण के क्षेत्र में काम करता है। इसके अलावे अगर हम बात करें, इसके अलावे अब क्या देखिएगा, डेथ, ऑस्कर फर्नांडिस हाल ही में निधन हो गया, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। एडम्स, जीन पियरे एडम्स कोमा में रहने के बाद ये फुटबॉलर थे। जेम्स पियरे एडम्स का संबंध फुटबॉलर से था। एनीवे नॉट रिक्वायर्ड इतना। अब हम बात करते हैं बुक्स की। जो इम्पोर्टेंट बुक्स है उसको मैं बता दूंगा, आपको दिखा गया, अगर नहीं तो दिख जाएगा, वैसे इसको ये कर लीजिए, राइट। 400 डेज चेतन भगत का है। किसका है? 400 डेज जो है पुस्तक वो चेतन भगत का है, राइट। चेतन भगत का बुक है 400 डेज। चलिए उसके बाद आगे बाद में कवर करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके बाद एक रवि शास्त्री का भी बुक है। रवि शास्त्री का बुक है स्टार गेजिंग, ठीक है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ जो है बुक, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ रवि शास्त्री का बुक है। और बाकी उतना एक बिल गेट्स की अगर हम बात करें तो हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर एक बुक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ, होल्ड कीजिए, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, यहाँ देखिएगा, हाउ टू अवॉइड अ क्लाइमेट डिजास्टर जो है वो बिल गेट्स का है, याद रखिएगा। और उसके अलावा हमने बताया था एक और, यहाँ याद रखिए, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, ये सुब्रमण्यम स्वामी जी का है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, सुब्रमण्यम स्वामी, हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, बिल गेट्स। और एक बताया था स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई माइंड, रवि शास्त्री का। ईयर्स एंड डेज की अगर हम बात करें तो 1 सितंबर को LIC डेज मनाया जाता है, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो है इम्पॉर्टेंट, चलिए कवर करते हैं, 5 सितंबर की हम बात करें तो शिक्षक दिवस। और इम्पॉर्टेंट और क्या हो सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस हमें आपसे पूछना था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है ना वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 सितंबर, ये वाला बात याद रखिएगा, ठीक है। और एक विश्व शांति दिवस भी याद रख सकते हैं 21 सितंबर को। सो 5, 15 और 21 वाला डेट याद रखिए। 5 को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। और 15 को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताइए इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाते हैं, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा।
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस। इसके अलावा जो अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ आने वाला है, कुछ ऑपरेशंस एंड एक्सपेडिशंस, ठीक है, ऑपरेशंस और एक्सपेडिशन को कवर करेंगे। यहाँ देखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन के संयुक्त सैन्य अभ्यास पीसफुल मिशन में भारत के साथ चीन व पाकिस्तान भी भागीदारी। अभी एक एससीओ के द्वारा पीसफुल मिशन एक सैनिक अभ्यास किया गया था और उसमें भारत, चीन, पाकिस्तान ये सब सारे देश शामिल थे। उसके अलावा एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, ठीक है, मिस्र के द्वारा कंडक्ट कराया गया। भारत इन संयुक्त सैन्य अभ्यास में शामिल नहीं हुआ था, यानी एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो कि मिस्र के द्वारा शामिल किया गया था और 2 वर्षों पर करवाया जाता है और इसमें कई सारे देश एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में पार्टिसिपेट किए, बट भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। यहाँ पर ये देखिएगा, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार जो कि मिस्र के द्वारा कंडक्ट कराया गया, हालांकि इसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं किया। अगला जो न्यूज़ है वो भी एक्सरसाइज से है, वो है काजिंद 21। काजिंद 21 भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है। क्या है? काजिंद 21। तो काजिंद 21 जो है भारत और कजाकिस्तान का सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अगला न्यूज़ है मिसलेनियस से। तो फिला निप्पोन 21 क्या है? तो जापान की इस अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी फिला निप्पोन 21 का आयोजन याकोहामा शहर में किया गया। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी था। फिला निप्पोन 21 क्या था? अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी, जो कि जापान के एक शहर है योकोहामा शहर, इसका नाम है योकोहामा शहर में ही किया गया। और ये क्या था? फिला निप्पोन 21, ठीक है। सेलिब्रेटिंग 150 ईयर्स ऑफ सर्विस डिलीवरिंग न्यू वैल्यू टुमारो, इसका थीम था। सेलिब्रेटिंग 150 ईयर ऑफ सर्विस एंड डिलीवरिंग न्यू वैल्यू ऑफ टुमारो, इसका थीम था फिला निप्पोन 21 का। संसद टीवी का शुभारंभ किया गया हाल ही में, ठीक है। तो लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी नाम से जो संचालित 2 टीवी चैनल चल रहे थे, उसको मिलाकर के अब एक पार्लियामेंट टीवी कर दिया गया है। क्या कर दिया? दोनों चैनलों को मिला दिया और अब पार्लियामेंट चैनल कर दिया गया है और इसका उद्घाटन सितंबर 2021 में किया गया। राज्यसभा के अगर चेयरमैन की बात करें तो राज्यसभा के चेयरमैन हैं एम वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति भी हैं भारत के, और लोकसभा के अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला, राइट। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तीनों उपस्थित हैं। तो राज्यसभा के चेयरमैन एम वेंकैया नायडू, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति भी हैं, और लोकसभा के चेयरमैन हैं श्री ओम बिरला, राइट। उसके अलावा अब हम चलेंगे राज्यों से समाचार देख लेते हैं। राज्यों से समाचार में क्या है? तो राज्यों से समाचार में है सबसे पहले उत्तर प्रदेश के, कि उत्तर प्रदेश में गन्ने के राज्य सलाहकारी मूल्य में 25 प्रति क्विंटल की वृद्धि हो गया। उसके बाद अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता सूचकांक रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया। तो अगला जो न्यूज़ होगा वो ये देखिएगा, ये वाला न्यूज़ आपको नहीं दिख रहा होगा, एनीवे यहाँ पर देखिएगा, कोई नहीं, आप देखिए यहाँ पर विश्व बैंक ने कारोबारी सुगमता सूचकांक, तो कारोबारी सुगमता सूचकांक अर्थात ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग आपने देखा होगा, पढ़ते होंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया जाता था? बस ये ध्यान दीजिए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और अब इसको बंद कर दिया गया है। तो ईज ऑफ डूइंग, तो अब वो बोलेगा, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित होने वाले कौन से रिपोर्ट को बंद कर दिया गया हाल ही में? तो वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्टिंग, यानी कारोबारी सुगमता सूचकांक। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल कूद में आ जाइए। खेल कूद में जो इम्पोर्टेंट होगा उसको देखेंगे, सारे इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला पेज तो आपके लिए कतई इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से काट ही दीजिए। अब आइए टेनिस से स्टार्ट कीजिए। क्रिकेट से कोई इम्पोर्टेंट है ही नहीं कोई प्रश्न। बाकी अगर किसी को पढ़ना हो तो जूम करके पढ़ लीजिएगा, समय वेस्ट कर सकते हैं आप अपना। यूएस ओपन आपने सुना होगा, राइट।
तो यूएस ओपन 2021 कंक्लूड हो गया और अब हम इसको फाइनल कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगल्स वाले 2 व्यक्ति हैं और ये हैं डेनियल मेदवेदेव। ये कौन है? डेनियल मेदवेदेव, यूएस के विजेता, यूएस ओपन के विजेता डेनियल मेदवेदेव। और ये अगर महिला की हम बात करें तो ये महिला हैं एमा रादुकानु। ठीक है, कौन है? एमा रादुकानु, माफ कीजिएगा, इनका नाम है एमा रादुकानु। ठीक है, एमा रादुकानु और डेनियल मेदवेदेव ने सिंगल्स ओपन्स का खिताब जीत लिया। ओके, नाउ कम्स टू द पॉइंट्स। अगर हम पूरा लिस्ट की हम बात करें अमेरिका ओपन 2021 की, तो अमेरिका ओपन 2021 में जो पुरुष एकल्स विजेता हुए, इसको इस तरह से कर लीजिए, पुरुष एकल्स विजेता हुए डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के हैं, वही उप विजेता हुए नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं। महिला एकल्स में एमा रादुकानु जो कि ब्रिटेन के हैं और उप विजेता में रही लैला फर्नांडिस जो कि कनाडा की थी। पुरुष युगल्स की बात करें तो मिक्स्ड में हम बात करें तो राजीव राम ऑफ अमेरिका और जो सेलिसबरी ऑफ ब्रिटेन। तो विजेता पुरुष युगल्स में राजीव राम और जो सेलिसबरी। महिला ईगल्स की हम बात करें तो महिला ईगल्स में कौन थी? महिला ईगल्स में थी सामांथा अस्टोसुर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और झांग सुआई जो कि चाइना के हैं। तो सामांथा अस्टोसुर ऑस्ट्रेलिया की और झांग सुआई चाइना के हैं। तो आप बस ये वाला क्वेश्चन याद रखिएगा, पुरुष एकल्स, महिला एकल्स और मैक्सिमम पुरुष युगल याद कर लीजिएगा। ये 3 बातें आप याद रखिएगा। तो पुरुष एकल्स में डेनियल मेदवेदेव रसिया के और महिला एकल में एमा रादुकानु जो कि ब्रिटेन के हैं। पुरुष युगल्स की अगर हम बात करें तो राजीव राम और जो सैलिसबरी। ये बातें आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा अब आपको स्पोर्ट्स से क्या पढ़ना है, यहाँ से अब आपको मैं ले चलता हूँ, थोड़ा सा मिनिमाइज करूँगा। सो अब आपको एक न्यूज़ आपको और पढ़नी पड़ेगी इसमें, और वो क्या, वो मैं दिखाता हूँ, ये वाला न्यूज़। बाकी अब आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं ज़्यादा अब नहीं कवर करूँगा। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप, अब है ही नहीं कुछ इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको 1-2 को मैं बता के इसको पॉइंट अप कर दूंगा। आप राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो उसका आयोजन कहाँ किया गया, बस वो ध्यान में रख लीजिए। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप तेलंगाना में हुआ, तेलंगाना के वारंगल में संपन्न हुआ। ठीक है, ये बस ध्यान में रखिएगा। और राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021, 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 जो है 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो तेलंगाना के वारंगल में संपन्न हुआ। इसके अलावा अगर हम और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो एक और न्यूज़ जो है फुटबॉल से है, उसको भी देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट क्या है वो ये फुटबॉल वाला न्यूज़। फुटबॉल वाला न्यूज़ ये है, वहाँ मैं आपको लिख देता हूँ, नहीं अगर पता चल रहा तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का जो रिकॉर्ड है ना, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम हो गया है। किसके नाम हो गया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम, ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, और इनके नाम से ये अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले फुटबॉलर हो गए हैं। इन्होंने टोटल गोल जो है 111 गोल किए हैं कुल अंतर्राष्ट्रीय मैचों में। कुल अंतर्राष्ट्रीय मैचों की अगर हम बात करें तो 180 मैचों में टोटल 111 गोल इन्होंने किए हैं। और अगर हम भारत की ओर से हम बात करें तो सुनील छेत्री के नाम से है। भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाला एक फुटबॉलर जो है वो सुनील छेत्री है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम प्रतियोगिता दर्पण के इस अंक को समाप्त करते हैं। आई होप यह कवरेज आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं